सर्वेभ्यो नमः। आज हम संस्कृत व्याकरण में संज्ञाओं के विषय में पढ़ेंगे। तो संस्कृत व्याकरण में ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये तीन संज्ञाएं होती हैं। इसके लिए पाणिनि सूत्र है उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, अर्थात उ उ उ के काल के समान काल वाले अच अर्थात स्वर ह्रस्व दीर्घ प्लुत कहलाते हैं। तो इसके उदाहरण है ए आ तो ये इनके काल वाले काल अर्थात जितना जो है ऊ का समय होता है, ऊ दीर्घ का समय होता है। तो इसका जो है तुलना दो प्रकार से इसको बताया जाता है। जैसे मुर्गा बोलता है कुकड़ू कू, पहले धीरे बोलता है, फिर उससे तेज बोलता है, फिर उससे तेज बोलता है। या फिर इस विषय में महर्षि दयानंद जी पाणिनि वर्णोच्चारण शिक्षा प्रारंभ करने से पहले एक स्थान पर लिखते हैं कि अंगुष्ठ के मूल की नाड़ी, अंगूठे के मूल में जो नाड़ी है वो एक बार ऊपर नीचे होती है, उतने समय में ह्रस्व बोला जाता है, उससे दुगने समय में दीर्घ, उससे तिगुने समय में प्लुत बोला जाता है। तो इस प्रकार इसके काल की समझ हम कर सकते हैं। इस काल के समान काल है जिन वर्णों का उनकी ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा क्रम से हो जाती है। फिर अगली हमारी संज्ञा है उदात्त। तो इस विषय में महर्षि पाणिनि कहते हैं उच्चैर उदात्तः, अर्थात कंठ आदि वर्णोत्पत्ति स्थानों में से ऊर्ध्व भाग से बोले जाने वाला स्वर उदात्त कहलाता है। तो जब वर्णोच्चारण शिक्षा प्रकरण में भी हम ये बात बता चुके हैं कि मुख के अंदर जिह्वा की क्रिया होती है और उधर से वायु आती है, अंदर से वायु आती है और इधर से जिह्वा की क्रिया होती है, और जीभ जो है अपने अपने स्थानों में टक्कर मारती है और जीव और वायु के संयोग से वर्णों की उत्पत्ति होती है। तो जीव जैसे तालु में लगती है, कंठ में लगती है, मूर्धा आदि में लगती है। तो कंठ है, मूर्धा है, तालु है, ये भी इनके भी भाग होते हैं। जैसे तालु ऊपर वाला भाग होता है, नीचे वाला भाग होता है, मध्यम वाला भाग होता है। इसी प्रकार मूर्धा का ऊपर वाला भाग होता है, नीचे वाला भाग होता है और मध्यम वाला भाग होता है। तो इस प्रकार ये तीन भागों में स्थान बटे हुए होते हैं। तो जिस समय जिह्वा जो है ऊपर वाले भाग पर लगती है तो उदात्त स्वर की उत्पत्ति होती है। उदात्त भाग से बोले ऊपर ऊर्ध्व भाग से बोले जाने वाला अर्थात जीभ जो ऊपर वाले भाग में लगती है और तो जो है उदात्त बोला जाता है। इसी प्रकार अनुदात्त निश्चय अनुदात्त है, कंठादि वर्णोत्पत्ति स्थानों में से निम्न भाग से बोले जाने वाला स्वर अनुदात्त कहलाता है। तो इसमें जो है जिह्वा नीचे वाले भाग में, जैसे तालु का जो नीचे वाला भाग है या फिर मूर्धा का नीचे वाला भाग है, उनमें जाके लगती है, तो उससे अनुदात्त की उत्पत्ति होती है। फिर अगली संज्ञा हमारी स्वरित समाहार है स्वरित है। उदात्त व अनुदात्त का मेल जिस स्वर में हो वह स्वरित कहलाता है। तो उदात्त या स्वरित में दोनों होते हैं, उदात्त भी होता है, अनुदात्त भी होता है। तो इसके विषय में पाणिनि कहते हैं तस्यादित उदात्तम अर्धहर्षम, अर्थात जो पहली आदि मात्रा है वो तो उदात्त होती है किसी भी स्वर की, और शेष अनुदात्त होती है। जैसे ह्रस्व स्वर है तो उसमें आदि मात्रा उदात्त, आदि मात्रा अनुदात्त। दीर्घ मात्रिक है तो उसमें आदि मात्रा उदात्त और डेढ़ मात्रा अनुदात्त। प्लुत है तो उसमें आदि मात्रा उदात्त और ढाई मात्रा अनुदात्त की होती है। तो इनका जो दोनों का मिश्रण होता है तो वह स्वर जो है स्वरित कहलाता है। इससे अगली संज्ञा हमारी अप्रिक्त संज्ञा। अप्रिक्त संज्ञा के विषय में पाणिनि जी कहते हैं अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, अर्थात एकल अर्थात एक वर्ण वाला प्रत्यय अप्रिक्त कहलाता है। जैसे सु है, सु का उ का उपदेश नासिक से संज्ञा होकर लोप हो जाता है तो स बचता है, तो स ये एक वर्ण वाला प्रत्यय है, तो इसकी अप्रिक्त संज्ञा हो जाएगी। फिर अगली संज्ञा हमारी उपसर्जन संज्ञा। प्रथमा निर्दिष्टम समास है उपसर्जनम,
अर्थात समास विधायक सूत्र में प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट पद की उपसर्ग संज्ञा होती है। तो इसके लिए उदाहरण हमारा राज्य है पुरुष है राजपुरुष है। तो यह षष्ठी सूत्र से समास हुआ है। तो षष्ठ्यंत का जो है समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाता है। तो षष्ठी जो ये पद है ये प्रथमांत है, प्रथमांत है, और इसके द्वारा निर्दिष्ट जो पद है वो शब्द कौन सा हो गया? राज्य है। तो राज्य की क्या हो जाएगी? उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी समास में। उपसर्ग संज्ञा होने से उपसर्जनम पूर्वम, तो उपसर्जन वाला पूर्व में आ जाएगा, इसलिए राजन शब्द पहले आता है, पुरुष बाद में आता है। तो अगली संज्ञा हमारी प्रातिपदिक संज्ञा। अर्थवत धातु रह प्रत्यय है प्रातिपदिकम, अर्थात धातु और प्रत्यय को छोड़कर जो अर्थवान शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो जैसे धन वन आदि जो शब्द है ये धातु में भी नहीं है और प्रत्यय में भी नहीं है। तो अर्थवान जो भी शब्द धातु प्रत्यय को छोड़कर उनकी प्रातिपदिक संज्ञा ये सूत्र करता है। फिर अगला है हमारा परस्मयी पद संज्ञा। लह परस्मयी पदम। तो लकार के स्थान में लट लिट लुट लंग आदि के जो है जो लय बसता है लोप करने के बाद में, उसके स्थान में आने वाले तिप आदि जो प्रत्यय हैं उनको परस्मयी पद संज्ञक होते हैं वे। तो जैसे तिप तसी सिप तस्थ मिपस मस आदि ये सब परस्मयी पद संज्ञक है, 9 प्रत्यय। और बाकी 9 की जो है पाणिनि जी आत्मनेपद संज्ञा करते हैं कि सूत्र से तंगाना आत्मनेपदम। लकार के स्थान में आने वाले तंग अर्थात तय आताम जय था साथाम ध्वम इड वही मही, ये 9 प्रत्यय और आन जिनका शानच कानच आदि जिनका आन बसता है वे सब आत्मनेपद संज्ञक होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए तय आताम जय या शानच कानच आदि जो प्रत्यय हैं ये आत्मनेपद संज्ञक हैं। फिर अगला है नदी संज्ञा। तो युस्त्राख्यो नदी, दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत स्त्री की व्याख्या करने वाले शब्द नदी संज्ञक कहलाते हैं। जैसे कुमारी वधु, तो ये दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत शब्द है, इनकी नदी संज्ञा हो जाती है इससे। तो इस प्रकार आज हमने संज्ञाओं के विषय में कुछ अन्य संज्ञाओं के विषय में जाना। तो आप इनका अभ्यास कीजिए, इससे आप जो है इनके विषय में विस्तार से जानकारी कर सकेंगे। तो इसी के साथ आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में डाले जाने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं, इनकी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।